Hello, my cute white lilies. Welcome back to my channel. Your author Satyanshi this side, and I'm finally here to start next chapter of Two Souls Written in Scars, Hindi version. त्रिश्विका ने हैरानी से पूछा, क्या 150 करोड़? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? अभिज्ञान जी ने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और बोले, हाँ अश्वी, यही सच है। हमारे ऊपर मिस्टर पुरुषोत्तम का कर्ज है, वो भी 150 करोड़, जो हम इतनी आसानी से नहीं चुका सकते। और हमें मिली मोहलत भी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब त्रिश्विका को सब कुछ समझ आ रहा था। तो ये आदमी उस दिन भी कंपनी में इसी वजह से आया था और आज भी इसी वजह से वो उसके घर में उसके ठीक सामने बैठा है। ये आदमी अपने पैसे लेने आया है। त्रिश्विका ने पूछा, तो अब हम क्या करने वाले हैं डैड? हम वो पैसे इन्हें कैसे चुकाएंगे? त्रिश्विका ने पहली बार अपनी नज़रें उठाकर अक्षर को देखा। त्रिश्विका को लगा था कि अब शायद अभिज्ञान जी को अपनी कंपनी अक्षर को देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने पैसे चुकाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था और कंपनी हाथ से जाने का मतलब था त्रिश्विका का अपने मकसद में 1000 गुना पीछे चले आना। उसे जल्द से जल्द एक पोजीशन हासिल करनी थी और दिव्यांश को बर्बाद करना था, उसे उसके घुटनों पर लाना था। पर अब जबकि उन पर इतने बड़े अमाउंट का कर्ज था, ये इम्पॉसिबल था। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, अक्षर ने कहा। उसकी बात सुनकर त्रिश्विका ने हैरानी से अक्षर को देखा। अगर इसे पैसे वापस नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर? ये क्यों आया है यहाँ? त्रिश्विका ने सवाल किया। तो आपको क्या चाहिए? क्यों हैं आप यहाँ? और आपको क्यों आपके पैसे वापस नहीं चाहिए? त्रिश्विका का सवाल सुनकर अक्षर अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ वो त्रिश्विका के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने होठों पर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पैसों के बदले कुछ और चाहिए। क्या चाहिए आपको? त्रिश्विका ने भी अक्षर की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुझे तुम चाहिए, अक्षर ने कहा। त्रिश्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके सामने खड़ा ये आदमी क्या कह रहा है? कहीं ये कोई पागल वागल तो नहीं है? त्रिश्विका ने दोबारा पूछा। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? इस बार अभिज्ञान जी अपनी जगह से उठे और बोले, इन्हें उन पैसों के बदले तुम चाहिए। अगर तुम इनके साथ चली जाती हो तो अश्वी, ये हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप डैड? क्या मतलब पैसों के बदले मैं चाहिए? मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ क्या जो मेरा सौदा हो रहा है? त्रिश्विका अभिज्ञान जी पर बेफरती हुई बोली, समझने की कोशिश करो बेटा, ये कंपनी तुम्हारे डैड और हमारी फैमिली के लिए सब कुछ है। अगर तुम ये सैक्रिफाइस नहीं करोगी तो तुम्हारे डैड सड़क पर आ जाएंगे अश्वी। इस बार उमिका जी ने त्रिश्विका को समझाने की कोशिश की। त्रिश्विका के सहन की सीमा थी ये, अब सारे बांध टूट चुके थे। वो चिल्लाती हुई बोली, क्या मतलब मैं खुद को सैक्रिफाइस करूं मॉम? पहले अपने सपनों का सैक्रिफाइस कर दिया है उस दिव्यांश से शादी करके, सिर्फ डैड की खुशियों के लिए। और इन रिटर्न मुझे क्या मिला? धोखा, सौतन, दर्द। और आज आप लोगों ने पैसे के बदले मेरा सौदा कर दिया। एक कंपनी बचाने के लिए मुझे आपने बेच दिया मॉम? ऐसी बात नहीं है अश्वी, ये कैसे वर्ड्स यूज़ कर रही हो तुम? अभिज्ञान जी ने कहा, सीधे और आसान भाषा में इसे सौदा करना ही कहते हैं डैड, बेचना ही कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज अपनी बेटी बेच दी आप लोगों ने। इस बार त्रिश्विका रोती हुई लड़खड़ाई। आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिव्यांश के धोखे के बाद जो कुछ त्रिश्विका के अंदर बचा था, आज वो भी मर चुका था। अब उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं था। जिन पेरेंट्स के लिए उसने बचपन से ही सारे सैक्रिफाइसेस किए, एक परफेक्ट आइडियल बेटी बनकर रही, आज उन्हीं पेरेंट्स ने पैसों के बदले उसका सौदा कर दिया था। एक लड़की के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? अक्षर के दिमाग में बस त्रिश्विका के कहे कुछ शब्द घूम रहे थे, धोखा, सौतन, दर्द। और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, चले, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए यहाँ कुछ बचा है। त्रिश्विका ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें लिए अक्षर की तरफ देखा।
उसकी आंखों में इस वक्त अंगारे बरस रहे थे। वो बोली, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जिसका तुम सौदा कर सकते हो, समझे? मैं एक इंसान हूँ और मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। ये सौदा करने का हक मेरे पेरेंट्स को भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मरना पसंद करूँगी। त्रिश्विका ने साफ साफ इनकार कर दिया था। अक्षर ने गुस्से में अभिज्ञान जी की तरफ देखा। अभिज्ञान जी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें जब कोई रास्ता नहीं दिखा त्रिश्विका को कन्विंस करने का, तो वो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गए। त्रिश्विका उनकी इस हरकत से थोड़ा पीछे हट गई। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप डैड? अभिज्ञान जी ने कहा, तुमने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा अश्वी। आज मैं तुमसे अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी कंपनी बचा लो। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। प्लीज़ बेटा, अपने डैड को बर्बाद होने से बचा लो। त्रिश्विका की पूरी बॉडी में इस वक्त गूज़ बम्स आ चुके थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये उसके डैड ने क्या कर दिया? एक बेटी की ज़िंदगी का सबसे काला दिन यही हो सकता है कि उसका बाप उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा हो। आज फिर से एक बेटी अपने बाप के सामने हार गई थी। त्रिश्विका ने अपने हाथों में पकड़े उस पूजा की थाल को अभिज्ञान जी के हाथों में दिया और बिना किसी इमोशंस के बोली, लीजिए डैड, आज फिर आप यहाँ जीतते हैं और आज आपने अपनी बेटी को पूरी तरह से खो दी। त्रिश्विका जिंदल आज इसी वक्त, इसी जगह आपकी आंखों के सामने मर गई डैड। चाहे तो श्राद्ध कर्म कर दे। और वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकल गई। त्रिश्विका की बातों में इतना दर्द था कि अभिज्ञान जी की आंखों से भी आंसू की एक बूंद निकलकर फर्श पर गिरी। उमिका जी ने रोते हुए उसे आवाज़ दी, अश्वी बेटा बात सुनो। पर त्रिश्विका जा चुकी थी हमेशा के लिए। अक्षर को भी त्रिश्विका की बातें बहुत चुभी और उसके दर्द की वजह भी वही था। पर कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि जो माँ बाप अपनी कंपनी बचाने के लिए अपनी बेटी तक को बेचने के लिए तैयार हो गए, वो न जाने बुरे वक्त में उसके साथ क्या करेंगे। ऐसे पेरेंट्स त्रिश्विका जैसी बेटी डिज़र्व ही नहीं करते हैं। इसलिए उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था। वो भी बाहर चला आया और उसके साथ ही संयम और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी। बाहर आकर अक्षर ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और त्रिश्विका बिना कुछ कहे उसकी कार में बैठ गई। अक्षर ने ड्राइवर को दूसरी कार में जाने के लिए कहा और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसकी कार जिंदल हाउस से निकल गई। थोड़ी देर कार में खामोशी रही। त्रिश्विका ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने डैड की बात मानी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हारी वजह से मेरे डैड इस पोजीशन में पहुँचे कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। इसलिए मेरे डैड के साथ साथ तुम भी मेरे गुनहगार हो। हाँ, मैं नहीं जानती तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्यों तुमने मेरा सौदा किया उन पैसों के बदले, पर मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है, पर मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला है ताकि तुम्हें वो सब कुछ दे सकूं जो तुम डिज़र्व करती हो। अगर तुम मुझे ज़िंदगी भर भी गलत समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्षर ने अपने मन में ही कहा। वो होठों पर एक मुस्कुराहट लिए बोला, गाने सुनोगी क्या? त्रिश्विका ने हैरानी से पूछा। हाँ, गाने सुनोगी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। अक्षर कार ड्राइव करते हुए बोला। जिंदगी भर का सफ़र, उसने अपने मन में कहा। त्रिश्विका हैरान थी। अभी अभी उसने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी और अब वो उससे बड़े ही कैजुअली तरीके से ये पूछ रहा है कि क्या वो गाने सुनेगी। क्या अजीब आदमी है ये, शायद कोई साइको। न जाने ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। आखिर किस मकसद से उसने उसका सौदा किया है। त्रिश्विका इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके कानों में गाने की कुछ लाइंस पड़ी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। त्रिश्विका ने कुछ नहीं कहा था तो अक्षर ने खुद ही म्यूज़िक प्ले कर दिया और ये गाना बड़ा ही अनकंफर्टेबल था त्रिश्विका के लिए। उसने अपनी नज़रें विंडो की साइड घुमा ली।
गाने की लाइंस आगे बढ़ी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अक्षर ने धीरे धीरे उन लिरिक्स को गुनगुनाना भी शुरू कर दिया। एक्चुअली आज वो बहुत खुश था, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आज इतने सालों बाद त्रिश्विका उसके साथ थी। उसे वो रात याद आ गई जिस रात त्रिश्विका की शादी किसी और से हो रही थी। वो रात कितनी मुश्किल थी अक्षर के लिए। अक्षर ने गाने के लिरिक्स गुनगुनाए। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गुजरता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। त्रिश्विका को न जाने क्यों ये आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही थी। अक्षर को देखते ही उसे ऐसा लगा था कि इस आदमी को उसने पहले भी कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आया था। और अब ये आवाज़ भी उसे सुनी हुई लग रही है, और फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये आवाज़ कहाँ सुनी है। खैर, गाना आगे बढ़ा। मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ मैं सवालों में हूँ, मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ, देखती हो मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अक्षर की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बात त्रिश्विका एडमिट नहीं करना चाहती थी। कार भी गाने के ख़त्म होने के साथ ही रुक गई। उसने कार से बाहर देखा तो उसकी नज़रों के सामने एक बड़ा सा मैंशन था, जो कि जिंदल हाउस से 4 गुना बड़ा था। लेकिन इस मैंशन को देखकर भी त्रिश्विका को ज़रा से भी खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखें वापस से अपने माँ बाप की इस हरकत को सोचकर भर आईं। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसके माँ बाप ने उसे, लेकिन अब यही उसकी किस्मत थी। उसने अपनी नज़रें मैंशन से हटा ली। उसे पता था कि अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। आखिर कौन सी लड़की नहीं बता सकती कि जब उसका किसी बड़े आदमी के साथ सौदा किया जाता है तो 4 दीवारी के अंदर उसके साथ क्या होता है। और कौन सा ये अक्षर पुरुषोत्तम उन लोगों से कुछ अलग होगा, ये भी उन्हीं लोगों की तरह होगा, उसके शरीर का प्यासा। वरना और क्या वजह हो सकती थी जो वो इतने पैसों के बदले उसका सौदा करे। ये सब सोच कर ही त्रिश्विका की रूह कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त डर का नामो निशान तक नहीं था। बस उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर खालीपन। तभी उसके कानों में एक डीप वॉइस सुनाई दी, चले योर मैजेस्टी, या फिर आपके लिए आरती की थाल मंगवाऊं। त्रिश्विका ने अपनी नज़रें उठाकर कार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ अक्षर डोर ओपन किए खड़ा था। उसके होठों पर एक स्मार्क और आंखों पर सनग्लासेस थी। त्रिश्विका की आंखों में बस गुस्सा और बेबसी नजर आ रही थी। वो कार से नीचे उतरी और अक्षर ने कार का डोर वापस बंद कर दिया। फिर वो उसे लेकर मैंशन के अंदर दाखिल हुआ। त्रिश्विका जैसे ही अंदर आई, उसकी आंखों में अब हैरत नजर आ रही थी। मैंशन में जिधर भी नजर दौड़ाई जाए, वहाँ की हर एक चीज रॉयल्टी रिप्रेजेंट कर रही थी। हर एक चीज की कीमत लाखों में ही मालूम हो रही थी। त्रिश्विका खुद से ही बड़बड़ाई, अगर इतना ही पैसा था तो अपने लिए लड़कियां उठवा लेता ना, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। सबसे पहली बात, मुझे लड़कियों की नहीं, सिर्फ एक लड़की की ज़रूरत है, और वो लड़की तुम हो। दूसरी बात, लड़की ही तो उठवाई है। अक्षर ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए बड़े ही आराम से सोफे पर किसी किंग की तरह बैठते हुए कहा। त्रिश्विका ने हैरानी से अक्षर की तरफ देखा। उसने तो बहुत धीरे से कहा था। क्या इस अक्षर पुरुषोत्तम के कान इतने तेज हैं कि वो फुसफुसाहट भी सुन लेता है? त्रिश्विका को नहीं मालूम था कि अक्षर इंडियन माफिया से बिलोंग करता है और अपने आसपास हो रही चीज़ों पर उसकी पैनी नज़र होती है।
उसके लिए त्रिशविका की बात सुननी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। त्रिशविका ने कहा, जो विलिंगली तुम्हारी नीड्स पूरी करने के लिए तैयार होती, कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। त्रिशविका की आखिरी बातें सुनकर अक्षर के चेहरे का स्mirk और गहरा हो गया। त्रिशविका को अंदाज़ा भी नहीं था कि अक्षर के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वो उठकर त्रिशविका के पास आया। उसने चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी बर्बादी शुरू कहाँ की है योर मैजेस्टी। इतनी हंसी तरह से आपको बर्बाद करूँगा कि आप भी खुद को नहीं पहचान पाएंगी। अक्षर के अपने इतने करीब होने से त्रिशविका को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था और घबराहट भी। यह आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकता है और उसकी पावर का अंदाज़ा अब तक त्रिशविका को हो चुका था। अब उसने मान ही लिया था कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अक्षर ने त्रिशविका की आंखों में डर देखा तो उससे दूर हो गया और उसने आवाज़ लगाई, कायनात। जल्दी ही एक 20 से 22 साल की लड़की वहाँ आई जिसने हाउस स्टाफ के कपड़े पहने हुए थे। वो आते ही बोली, यस सर, कमरा तैयार हो चुका है? अक्षर ने पूछा, पर उसने त्रिशविका से अपनी नज़रें नहीं हटाई। जी सर, आपने जैसा कहा था सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, कायनात ने अपना सिर झुकाकर कहा। अक्षर ने कहा, गुड जॉब। मैडम को उनका रूम दिखा दो और इन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ओके सर। मैम, दिस वे प्लीज़। कायनात ने त्रिशविका को सीढ़ियों की तरफ चलने का इशारा किया। त्रिशविका भी अक्षर की आंखों में घूरती हुई कायनात के साथ सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसके जाते ही अक्षर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट छा गई। उसने गाने के कुछ लाइंस गुनगुनाए, मेरी मन्नत तू, तुझको है तुझसे मांगा, मेरी मन्नत तू। फिर उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग जाते ही कॉल पिक हो गई और दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, चीकू, अनवी, कैसी है मेरी लिटिल डॉल? इज़ अनवी मिसिंग चाचू और नॉट? अक्षर ने बहुत प्यार से पूछा। दूसरी तरफ से अनवी ने भी अपनी ही भाषा में कुछ बोलने की कोशिश की, चीकू, आओ। अक्षर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। वो बोला, आऊँगा लिटिल डॉल, पहले आप बताओ आपके पापा कहाँ हैं? आप उनको फ़ोन दो जल्दी से, ओके? 2 साल की अनवी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर हॉल में बैठे अनंत के पास गई और उसने अपने हाथों में पकड़ा फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। अनंत, जो कि न्यूज़ देख रहा था, उसने अनवी को अपनी बाहों में उठाते हुए पूछा, क्या हुआ अनु, पोएम ख़त्म हो गई? अनवी ने कहा, चीकू। अनंत समझ गया कि उसे ज़रूर अक्षर की कॉल आई होगी, तभी अनवी उसका नाम ले रही है। उसने स्क्रीन देखी तो उसका अंदाज़ा सही था। अक्षर अब भी लाइन पर था। उसने फ़ौरन कहा, हेलो, हाँ चीकू, अपनी बेटी को सिखाओ मुझे चाचू बोले, जब देखो चीकू चीकू बोलती रहती है। अक्षर ने कंप्लेन की। अनंत उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, जो सुनेगी वही तो सीखेगी ना, अब सारा दिन चीकू चीकू सुनती रहती है तो सीख लिया है इसने। खैर तू बता, कॉल किया? भाई, पार्टी करने का मन कर रहा है तो बस इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था। आप और भाभी पहुंच जाना, मॉम डैड को मत बताना प्लीज़, क्योंकि आप जानते हो ये पार्टीज उन्हें पसंद नहीं आएंगी, और अनवी को माँ के पास ही छोड़ देना। अक्षर ने कहा। अनंत बोला, हाँ हाँ समझ गया। वेल, कहाँ मिलना है? क्लब हेवन, शाम 7 बजे। अक्षर ने कहा। ओके अनंत। अक्षर, सी यू सून, बाय। और उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो मैंशन से बाहर चला गया। इधर त्रिशविका एक कमरे के सामने खड़ी थी। उसके साथ आई लड़की जिसका नाम कायनात था, उसने कहा, मैम ये आज से आपका रूम है, आप यहाँ रहेंगी। आप कमरा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। थैंक यू। त्रिशविका जैसे शौक से बाहर आते हुए बोली। कायनात वहाँ से चली गई और त्रिशविका कमरे के अंदर आई। पूरा कमरा मैरून और वाइट की थीम पर था। एक बड़ा सा कंफर्टेबल बेड, थोड़ी दूर पर काउच और सेंटर टेबल, एक साइड में बुक शेल्फ जहाँ बहुत सी तरह की बुक्स लगी हुई थी, सफ़ेद पर्दे और एक प्यारी सी बालकनी जिसमें कांच की पार्टीशन थी, जहाँ बहुत ही खूबसूरत पौधे लगे हुए थे जिनमें तरह तरह के फूल थे। कमरे में हर एक चीज़ सलीके से रखी हुई थी और इतना बड़ा कमरा देखकर त्रिशविका हैरान रह गई।
उसे अंदाज़ा नहीं था कि अक्षर उसे ऐसा कमरा रहने के लिए देगा। त्रिशविका ने एक गहरी सांस ली। दोपहर हो चुकी थी और उसने नाश्ता तक नहीं किया था क्योंकि आज उसे मंदिर जो जाना था, इसलिए उसके पेट से आवाज़ें आ रही थीं। उसके साथ साथ उसका बच्चा भी भूखा था। त्रिशविका एक बार के लिए अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने बच्चे के लिए तो उसे कुछ ना कुछ खाना ही होगा, इसलिए वो वापस से नीचे चली आई। मैंशन बहुत ही बड़ा और आलीशान था, जहाँ के रास्ते उसे याद करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। वो किसी तरह से डाइनिंग एरिया तक पहुंची। उसे वहां देखते ही कायनात ने कहा, मैम लंच बस रेडी है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, अभी टेबल सेट करवाती हूँ। त्रिशविका ने कुछ नहीं कहा और वहीं टेबल पर बैठ गई। जब से वो नीचे आई थी, उसे ना तो हॉल में कोई नजर आया और ना ही डाइनिंग एरिया में। शायद अक्षर अपने कमरे में हो। यही डाउट क्लियर करने के लिए उसने कायनात से पूछा, एक्सक्यूज मी मिस्टर पुरुषोत्तम, वो सर तो आपको यहाँ छोड़ने के बाद वापस चले गए, कायनात ने उसे बताया। त्रिशविका को हैरानी हुई। उसने पूछा, कहाँ चले गए? कंपनी, रे कॉर्पोरेशन, कायनात ने दोबारा कहा। त्रिशविका को अब थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना अक्षर की मौजूदगी में सब कुछ बहुत ऑकवर्ड था और अब जबकि वो यहाँ नहीं है तो वो कम से कम शांति से लंच कर सकती है, वरना वो खा भी नहीं पाती। उसने कहा, ओह अब तक लंच सर्व हो चुका था। कायनात ने कहा, मैम आपको कुछ और खाने का दिल करे तो आप मुझे बता सकती हैं। त्रिशविका को उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ ऐसे ट्रीट किया जाएगा। उसने लंच स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं शुक्रिया। फिर उसने बिना ज़्यादा कोई बातचीत किए शांति से अपना लंच खत्म किया और वापस अपने कमरे में चली आई। मैंशन बिल्कुल शांत लग रहा था। शायद वहाँ अक्षर के अलावा कोई और नहीं रहता था और वो भी यहाँ नहीं था। त्रिशविका को अब थोड़ा सोचने का मौका मिला था। आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ त्रिशविका के दिमाग में घूमने लगा। शिवाली का उससे मिलना, उसके घाव वापस से कुरेदना, घर पर उसके अपने ही माँ बाप का उसका पैसों के लिए सौदा कर देना। अगर अभिज्ञान जी उसके आगे अपने घुटनों पर नहीं बैठते तो शायद त्रिशविका कभी ये सब एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अब आगे क्या? वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती। अब वो जिंदल ग्रुप में भी वापस काम करने नहीं जा सकती। दिव्यांश से उसके बदले का क्या होगा? उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी अब तक किसी को नहीं बताई थी। अक्षर को जब मालूम होगा कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो वो उसके साथ क्या करेगा? अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी वो? उसके दिमाग में अभी यही सब चल रहा था और साथ ही दिल में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। अचानक से इस अक्षर पुरुषोत्तम ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वो खुद से ही बोली, नहीं मैं यहाँ 4 दीवारी में बंद नहीं रह सकती। डैड का कर्ज उतारने के लिए मैं यहाँ आ तो गई, उन्होंने मुझे इस आदमी को सौंप तो दिया है, मुझे कैद में रखना इसकी जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ से किसी तरह भाग जाती हूँ तो मैं भी फ्री और डैड भी। हाँ, मुझे यहाँ से भागना होगा, तभी मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.